इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है स्पेशली क्योंकि बहुत सारे आपके डाउट्स थे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके, तो पहले से हम इसके बारे में बात करते हैं, फिर आपको ये भी बताएंगे क्या इसको दोबारा हर साल बार बार बनाना पड़ता है या फिर इसको हमें जरूरत क्यों है बनवाने की। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो शेयर वेयर कर दो यार इसके तमाम अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है, पहले तो आप इसके फुल फॉर्म से ही समझ जाओगे। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसका मतलब ये होता है ऐसे तमाम लोग जो वाकई में पैसे के मामले में आप यह बोल सकते हो उन्हें गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। अब ये गरीब कैसे समझेगा गवर्नमेंट कि आप गरीब हो, तो इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है। क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी 8 लाख से कम इनकम है तो भैया आप गरीब हो। अब देयर इज नो मैटर कि आप बिजनेस कर रहे हो, आप करोड़ों में कमा रहे हो, अगर आपका एनुअल सर्टिफिकेट इतना है तो आप गरीब हो। लेकिन कुछ और क्राइटेरिया भी इन्होंने रख दिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ओबीसी के हो, एससी एसटी के हो, तो आप किस क्राइटेरिया में नहीं आते हो। क्यों नहीं आते हो? क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एससी एसटी के हो मैटर ही नहीं करता है कि आप करोड़पति भी हो, लेकिन अगर आप एससी एसटी में हो तो आपको रिजर्वेशन कोटा मिल ही जाना है, राइट। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लाया क्यों गया है? ये इसलिए लाया गया है कि जो वाकई में वीक है, गरीब है, उसको एक उसका परसेंट कोटा मिल सके, राइट। वो जॉब में भी होता है, गवर्नमेंट जॉब में भी होता है, डिफरेंट काउंसलिंग में भी होता है और गवर्नमेंट की दूसरी चीजों में भी होता है। कुछ भी अलग अलग चीजों की जो भर्ती होती है उसमें भी होता है। अब बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि अगर आप मान लीजिए जोसा काउंसलिंग में बैठ रहे हो, डीटी की काउंसलिंग में बैठ रहे हो, अगर आप इसको बनवाते हो तो कई चीजों में, कई स्टेट में आप ये समझिए 3-3 गुना डिफरेंस आ जाता है। अगर आपकी क्लोजिंग रैंक 20,000 है तो ईडब्ल्यूएस की रैंक 70,000 होगी, इतना डिफरेंस आ जाता है। लेकिन ये डिपेंड भी करता है हर कॉलेज टू कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में या फिर आप काउंसलिंग की बात अगर हम करें तो जोसा में एक अलग क्राइटेरिया होगा ईडब्ल्यूएस का, डीटी में भी अलग हो सकता है, कॉमेट में अलग हो सकता है। अलग अलग काउंसलिंग्स होती हैं, अलग अलग प्रोसेस होती हैं जिसमें अलग अलग होता है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि आप जब इसको कैसे समझेंगे कि मैं इस कैटेगरी में आता हूं, मैं बनवा सकता हूं या नहीं बनवा सकता हूं। तो पहली चीज तो 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। कई लोगों की तो 30,000 50,000 भी होती है। अब ये कैसे भी बनाओ, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम का बनाओ, कुछ इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किए कि 5 एकड़ से ज्यादा आपकी जमीन नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो एग्रीकल्चर XYZ कोई भी कृषि जमीन है, अगर आपके पापा के नाम है, राइट, पापा के नाम, 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब दादा के नाम तो ऐसा भी हो सकता है कि दादा के नाम है तो वो भाइयों में डिवाइडेड होगी XYZ, लेकिन 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक और इन्होंने टर्म एंड कंडीशंस ला दी है कि 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा आपका घर नहीं होना चाहिए, राइट। नहीं तो आप इस कैटेगरी में नहीं आओगे। तो ये भी इनकी टर्म एंड कंडीशन है। फिर उन्होंने लेके आ गए कि 100 यार्ड से ज्यादा आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर जहां पर नगर निगम लगती है उसमें ज्यादा का आपका प्लॉट और दूसरी चीजों का इन्होंने टर्म एंड कंडीशंस रखती है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें उन्होंने रखी हैं कि जिसके बेसिस पे ये आपको मानेंगे कि आप गरीब हो या नहीं हो। अब अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आप अपनी सारी चीजें दिखा सकते हो कि यार मैं तो 5 लाख ही कमाता हूं, तो यार वहां पर तो फिर कोई चेक ही नहीं कर सकता। लेकिन दिक्कत किसको है? दिक्कत है उन तमाम लोगों को यार जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं तो मैं तो छुपा भी नहीं सकता हूं, मुझे जो है रियल वो बताना भी पड़ेगा। तो आई होप वो आपको क्लियर रखना भी चाहिए। सर्टिफिकेट बन गया, आपने सर्टिफिकेट बना भी लिया। अब इसका फायदा क्या है? जैसा कि मैंने बताया था कि आप अलग अलग काउंसलिंग में इसका रिजर्वेशन कोटा मिलता है। मैं कुछ काउंसलिंग का एग्जैक्टली आपको बता भी देता हूं ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि किस उसमें आपको कितना कोटा मिलता है। जैसे अगर हम बात करें NIT अगरतला की, तो यहाँ जनरल कोटे में अगर आप जाएं, ट्रिपल आईटी अगरतला में अगर आप देखेंगे तो जनरल कोटे में 60,000 में जाएगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस वालों को 66,000 में भी रैंक में मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू उस बंदे से पूछो जिसका कहीं ना कहीं किसी भर्ती में 2 नंबर से सिलेक्शन होते होते रुक गया, राइट। तो यही चीज काउंसलिंग में आप समझ जाइए। ये चीज आपको इसकी इंपॉर्टेंस सब पता चलेगी जब आपका सिलेक्शन होते होते 1000 से या 2000 से रुक जाएगा किसी आपके ड्रीम कॉलेज में। इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसको अगर इसके हकदार हैं तो प्लीज
बनवाएं। नहीं पता है, कुछ और पूछना है इसके बारे में, बिल्कुल जाए नीचे जाके कमेंट करें, हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि भाई आप कैसे बनवा सकते हो, कैसे सारी चीजें कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि अगर आप IIT मणिपुर में जा रहे हैं तो आपको EWS 83,000 तक जाएगा। वहीं पर अगर आप जनरल के हैं तो 79 में ही क्लोज हो जाता है। तो राइट, अगर हम बात करें कि जनरल में IIT UNA हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जनरल में अगर 54,000 है तो इसमें 57,000 जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस में अलग अलग क्राइटेरिया आता है, राइट। अगर हम IIT भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी अगर हम 50,000 की बात करें तो EWS में XYZ बिल्कुल अलग डिफरेंस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम IIT या फिर IIT या NIT हम पटना की बात करें अगर, तो वहां थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि वहां कंपटीशन होता है। सो ये थोड़े से कुछ कॉलेज हैं जिनका मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है, आप समझ सकते हैं। अब अगर हम IIT कल्याणी कोलकाता की बात करें तो जनरल का 51,000 में गया है और यहाँ EWS का 56 में गया है। और IIT भोपाल मध्य प्रदेश का, अब आप इसका डिफरेंस यूं समझिए कि अगर मध्य प्रदेश में आप जनरल कैटेगरी में है तो 48,000 में आपको हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास EWS है तो 50,000 में आपका हो सकता है। हाँ, ब्रांच में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि मनपसंद ब्रांच नहीं मिलेगी, लेकिन ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 हजार की रैंक का डिफरेंस आ जाता है, राइट। अब ये सर्टिफिकेट क्या आपको बार बार बनवाने की जरूरत है? जी हाँ, हर साल आपको बनवाने की जरूरत है। एवरी ईयर आपको रिन्यू करने की इसको जरूरत है। और ये कब रिन्यू होगा? जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, हर साल क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी को हर साल नहीं बनता है, राइट। इसमें क्या होता है कि 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। 1 अप्रैल से नया साल माना जाता है फाइनेंशियल ईयर में। तो ये वैलिड होता है 31 मार्च तक। अगर 19 में बनाए तो ये 2020 31 मार्च तक ही वैलिड रहेगा। आपको फिर नया बनवाना पड़ेगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर साल आपको रिन्यू करवाना है। सजेस्ट तो मैं यही करूंगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में बनवाओ यार, तो आपके पास ज्यादा टाइम होगा। 10, 11, 12 मंथ होंगे आपके पास। लेकिन अगर आप वही जनवरी, फरवरी में बनाते हो या दिसंबर में बनाते हो तो 2-3 मंथ ही होंगे। सो आई होप यहाँ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई सवाल है तो जाओ के पूछो, नीचे नंबर दिया गया है, पूछो हक से। कोई और भी चीज आप पूछना चाहते हैं तो नीचे जाके कमेंट करो। काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पर काउंसलिंग का एक सेगमेंट आता है, आरजे खबरी। यहाँ पर डेडिकेटेड चैनल दिया गया है यूट्यूब का, इंजीनियर स्टूडेंट अगर आप हो तो उन तमाम लोगों के लिए। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं, लाइव आता हूं इंस्टाग्राम पर रोथर जेलिस के नाम से, ROTHER JELIS। जाओ जाके सब फॉलो कर लो और शेयर करो इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।